जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों एक बार फिर से Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर खबर आ रही है। दरअसल रशिया कह रहा है कि अब वो भारत को सीधे 2 स्क्वाड्रन्स दे देगा। इसके बाद इनका प्रोडक्शन भारत में होगा, यानी कि HAL की फैक्ट्री में मेक इन इंडिया योजना के तहत होगा। अभी भारत सरकार ने इस ऑफर पर विचार करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। हालांकि यहाँ पर दोस्तों जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है वो भी ये कह रहे हैं कि ये स्टेप उस समय पर आया है जब भारत ने पहले ही रशिया के साथ FGFA प्रोजेक्ट से दूरी बना ली थी, क्योंकि भारत को उस समय इस फाइटर जेट के स्टेल्थ और परफॉर्मेंस पर भरोसा नहीं था। लेकिन अब ये जो नई बातचीत है उससे ऐसा लग रहा है कि भारत और रशिया फिर से इस प्रोजेक्ट पर एक साथ आ सकते हैं और इसमें तकनीकी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन शामिल हो सकता है। हालांकि दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत रशिया से S-500 लेने के बजाय S-400 पर ही ज्यादा फोकस कर रहा है। रीजन साफ है कि S-500 काफी महंगा है। इसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 बिलियन डॉलर प्रति रेजिमेंट है, यानी कि पर रेजिमेंट, जबकि S-400 लगभग आधी कीमत पर मिलता है। इसका प्रोडक्शन भी काफी लिमिटेड हुआ है और रशिया के पास अभी एक ही रेजिमेंट S-500 की ऑपरेशनल है। यानी यहाँ पर दोस्तों इसे लेकर एक चीज और आ रही है कि इसका अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। भले इसकी टेक्नोलॉजी काफी अच्छी लग रही हो, लेकिन अभी पूरी तरीके से परखी नहीं गई। दूसरी तरफ भारत इसे इसलिए भी अभी नहीं ले सकता क्योंकि काटसा का खतरा भारत पर बना हुआ है। इसीलिए भारत ने S-400 पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। और आप सबको मालूम है कि भारत ने 5 रेजिमेंट्स के लिए रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें से 3 ऑपरेशनल हो चुके हैं। 2 की डिलीवरी 2026 से 27 के बीच हो जाएगी और इसके बाद भारत कम से कम 2 और रेजिमेंट्स S-400 की लेना चाहता है, ताकि पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ भारत की सुरक्षा और मजबूत हो सके। वहीं दोस्तों भारत की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE ने अब अपने आने वाले स्टेल्थ UCAV के कुछ आंकड़े यहाँ पर जारी कर दिए हैं। कहा ही जा रहा है कि अब इस UCAV को रोबोटिक स्टेल्थ प्रिसीजन अटैक प्लेटफॉर्म नाम दे दिया गया है, यानी कि RSPA, जिसमें कुछ डेटा जो सामने आया उसमें बताया जा रहा है कि इसका जो इंजन होगा वो स्वदेशी कावेरी डेरिवेटिव इंजन होगा। इसका वजन 13 टन होगा। स्पीड इसकी मैक्स 0.9 के आसपास होगी। ये 35,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी फेरी रेंज 3,000 नॉटिकल मील से ज़्यादा हो सकती है। डिज़ाइन की बात की जाए तो इसका फ्लाइंग विंग यानी कि स्टेल्थ फ्रेंडली होगा और इसमें इंटरनल वेपन भी होगा। इसका मेन काम प्रिसीजन स्ट्राइक करना, रिकॉनेसेंस करना, ऑटोनॉमस ऑपरेशन करना। भारत चाह रहा है कि 2030 तक पहले फुल स्केल RSPA प्रोजेक्ट की फ्लाइट की जाए, जिसमें कि 3,000 से 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग भी है। दोस्तों ताइवान के बड़े स्ट्रैटेजिक्स हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर हुआंग। उन्होंने कहा है कि अब ताइवान को भारत से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत अब एक भरोसेमंद और न्यूट्रल डिफेंस एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। इवन उन्होंने कहा कि भारत के पास स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे कि आकाश और MRSAM, जो कि युद्ध में प्रूवन हो चुके हैं। भारत के हथियार किफायती और भरोसेमंद है और इनमें अमेरिका और रशिया जैसी कोई राजनीतिक शर्त भी नहीं होती है। यहाँ पर ताइवान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना का मिडफील्ड स्ट्रैटेजी, जिससे कि वो ताइवान को घेरता रहता है और इवन रोजाना चाइना की एयरफोर्स ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ करती रहती है। यहाँ पर दोस्तों भारत की बात की जाए तो 2024 से 2025 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2.63 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 80 देशों को भारत ने हथियार बेचे हैं। फिलीपींस, आर्मीनिया, वियतनाम पहले से ही भारतीय हथियार खरीद रहे हैं। इसलिए ताइवान के जो रणनीतिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि ताइवान को अमेरिका और फ्रांस से हटकर भारत जैसे नए और भरोसेमंद पार्टनर को अपनाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल पाकिस्तान की फतेह-1 गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी भारत ने अपने हाथ में ले ली है। दरअसल आप सबको मालूम होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कई ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी और इन्हीं में से एक फतेह-1 रॉकेट था, जो श्रीनगर के पास दल झील में गिर गया था। 22 सितंबर को सफाई अभियान के दौरान इसका मलबा मिला। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने इसके रॉकेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी कि गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया और इसकी तकनीकी जांच शुरू कर दी और बाकी के मलबे को एक सुरक्षित जगह ले जाकर नियंत्रित और विस्फोट से नष्ट कर दिया गया, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। फतेह-1 जिसकी रेंज 140 किलोमीटर है, इसमें इनिशियल नेविगेशन प्लस GPS करेक्शंस है। ये सटीक स्ट्राइक कर सकती है और कम ऊंचाई पर तेज उड़ान भर सकती है। अब इससे दोस्तों भारत को एक बड़ा फायदा मिल रहा है। दरअसल पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी का सीधा जो स्टडी है वो भारत करवा रहा है। इंडियन एयरफोर्स अब उसके गाइडेंस और GPS सिस्टम को समझकर काउंटर मेजर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को और मजबूत कर सकती है। हालांकि भारत के पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने फतेह-1 को इंटरसेप्ट भी किया था। मतलब साफ है कि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के हथियारों को निष्क्रिय किया, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी पर भी पकड़ बना ली है और यही मामला मैंने कल आपको बताया था PL-15 के मामले में भी हो गया है, जिसका डेटा निकालकर इंडियन एयरफोर्स ने उसे अपनी थ्रेट लाइब्रेरी में डाल दिया है।
वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1A और आने वाले तेजस मार्क 2 पर अब 2 सुपर हथियार लगने जा रहे हैं, जिनमें कि सबसे पहला है अस्त्र मार्क 3, जिसे कि गांडीव के नाम से जाना जाता है। इसकी रेंज 340 किलोमीटर से ज्यादा होगी, स्पीड मैक 4.5 होगी और ये SFDR टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। इवन इसके जरिए दुश्मन के फाइटर जेट्स और अवाक्स और इवन टैंकर्स को खत्म किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका नो एस्केप जोन और ये जैमिंग से भी सुरक्षित रहती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हथियार लगेगा MBDA यूरोप का मीटियोर, जो पहले से ही राफेल पर मौजूद है। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है, रैमजेट प्रपल्सन टेक्नोलॉजी है और इसमें 2-वे डेटा लिंक प्लस एक्टिव रडार सीकर है। और साथ ही साथ दोस्तों तेजस में मैंने आपको बताया भी था कि इसमें उत्तम आइस रडार लगेगा, यानी कि हथियारों का जो फाइनल कॉम्बिनेशन होगा उसमें अस्त्र मार्क 1, गांडीव, मीटियोर और ASRAAM होंगे। नतीजा BVR प्लस WVR दोनों लड़ाइयों में हमारा फाइटर जेट दमदार साबित होगा। इवन पाकिस्तान के पास PL-15 मिसाइलें हैं जो उनका मेन हथियार बन चुका है। ऐसे में उसे काउंटर कर सकती है, तो वो है हमारी गांडीव मिसाइल यानी कि अस्त्र मार्क 3 प्लस मीटियोर मिसाइल। मतलब साफ है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को 200 किलोमीटर अंदर पीछे हटकर उड़ान भरनी पड़ेगी। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ सिर्फ 400 किलोमीटर तक है। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने यूरोप की एक सैटेलाइट कंपनी से मदद ली थी ताकि भारत के एयरबेस और इंडियन एयरफोर्स की गतिविधियों की निगरानी की जा सके। बर्लिन की कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी कंपनी को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसका काम था जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के इंडियन एयरफोर्स के एयरबेसिस के रियल टाइम इमेजरी देना। मकसद इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाजों की मूवमेंट, सॉर्टी पैटर्न्स और एयर डिफेंस एक्टिवेशन को ट्रैक करना। साथ ही चाइना की सैटेलाइट फर्म ने भी पाकिस्तानी एयरफोर्स को S-400 की लोकेशन बताने की कोशिश की थी। हालांकि इसरो और इंडियन एयरफोर्स की स्पेस मॉनिटरिंग एजेंसियों ने इन सैटेलाइटों की गतिविधियां पकड़ ली। इवन भारत ने इसे देखते हुए अपने कई काउंटर मेजर्स को अपनाना शुरू कर दिया था, जिसमें कि डमी मूवमेंट और डिकॉय यानी कि जो गैर ऑपरेशनल बेस है उनको एक्टिव करते हुए दिखाया गया। नकली विमान और रडार लगाए गए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जैमिंग और स्पूफिंग से सैटेलाइट इमेजरी पूरी तरीके से गड़बड़ा गई। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की खुफिया जानकारी गलत साबित हो गई। इंडियन एयरफोर्स ने अपने रियल ऑपरेशंस छुपाए और 10 मई को आखिरी दिन पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर बड़ी स्ट्राइक कर दी। यहाँ पर आप एक चीज मानिए, चाइना तो चलो मानते हैं कि पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन यूरोप ने भी किस तरीके से दगाबाजी दी है भारत को, वो नतीजा अब आप समझ सकते हैं। हालांकि भारत ने ये चीज यहाँ पर दिखा दी कि वो न सिर्फ दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइलों को गिरा सकता है, बल्कि सैटेलाइट निगरानी को भी बेअसर कर सकता है। ये बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इसरो की ताकत और इंडियन एयरफोर्स की धोखा देने की जो स्ट्रैटेजी थी उसने मिलकर पाकिस्तान को गुमराह कर दिया। वहीं दोस्तों HAL के चीफ ने बताया कि MBDA कंपनी के एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि ASRAAM अब तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की मेन यानी कि प्राइमरी क्लोज कॉम्बैट मिसाइल होगी और ये पुरानी 873 की जगह लेगी। इसके अलावा इस फाइटर जेट में पाइथन 5 भी लगी होगी। दरअसल इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि ASRAAM को सिर्फ तेजस पर नहीं बल्कि Su-30 MKI जैसे बड़े फाइटर जेट्स पर भी लगाया जा सके। ASRAAM दोस्तों ये काफी तेजी से उड़ती है और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च तकनीक पर ये काम करती है। इसका एडवांस इंफ्रारेड सीकर है जो कि आधुनिक जैमिंग और दुश्मनों को धोखा दे सकता है। इवन कहा जा रहा है कि भारत इस मिसाइल को मेक इन इंडिया के तहत देश में बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसमें भारतीय कंपनियां जैसे कि BDL और अन्य प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जो हैं वो शामिल हो सकती है। इसके जरिए पायलट को नजदीकी हवाई लड़ाई में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, रशिया पर निर्भरता भी कम होगी और वायुसेना के सभी फ्लीट में एक जैसे मिसाइल होने से ट्रेनिंग और मेंटेनेंस करना भी आसान होगा और इवन भारत इस मिसाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। दोस्तों 1980 के दशक में इंडियन एयरफोर्स ने तय किया था कि भारत के पास 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए, मतलब भारत को 2 फ्रंट युद्ध की तैयारी करनी है। लेकिन अब जो नई योजना है वो सामने आई है जिसमें बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स 42 स्क्वाड्रन से बढ़कर 54 से 56 स्क्वाड्रंस तक पहुंचना चाहती है। वर्तमान में आप सबको मालूम है कि भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रंस की ताकत घटकर 29 हो गई है क्योंकि MiG-21 विमानों को रिटायर करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों भारत की एयर पावर को बढ़ाने के लिए तेजस प्रोग्राम का विस्तार किया जा रहा है जिसमें कि कम से कम 220 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट शामिल होंगे। तेजस मार्क 2 की 6 से 7 स्क्वाड्रंस होंगी जिनमें कि अस्त्र और MBDA की मीटियोर मिसाइलें लगेंगी। 114 नए राफेल जोड़ने का प्रस्ताव हाल ही में सामने आया है। इसके अलावा AMCA फाइटर जेट की 6 से 7 स्क्वाड्रंस होंगी। Su-30 MKI को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स पर पूरा फोकस किया गया है। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं क्योंकि तेजस के प्रोडक्शन में देरी हो रही है। राफेल काफी महंगा है। भारत अभी नेगोशिएशन को लेकर बात कर रहा है। AMC अभी प्रोटोटाइप फेज में है। 2035 तक ही इंडक्शन हो पाएगा। दोस्तों हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि U-Vision Hero 120 नाम का ड्रोन C-130
एयरक्राफ्ट से छोड़ा जा रहा है, यानी कि इस ड्रोन को इस एयरक्राफ्ट से छोड़ा जा सकता है। इस तरीके से ड्रोन की पहुंच बहुत आगे बढ़ जाती है और पायलट को खतरा नहीं होता। हीरो 120 छोटा और सटीक है, इसमें कैमरा होता है और 40 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। हालांकि ये वीडियो कंप्यूटर ग्राफिक्स का है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस आइडिया पर काम चल रहा है रियलिटी में। भारत के पास 12 C-130J हैं। इन्हें नागास्त्र 1 ALS-50 जैसे घरेलू ड्रोन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए एयर लॉन्च यानी कि C-130 से इन्हें छोड़ना भारत के लिए दूर से ही सटीक हमला करना आसान कर देगा और सुरक्षा भी बढ़ेगी। हालांकि यहाँ पर तकनीकी बदलाव की बात की जाए इन एयरक्राफ्ट में, तो उसमें काफी कम ही तकनीकी बदलाव करना होगा, जैसे कि रेल लॉन्चर या फिर पैलेट सिस्टम लगाना होगा। हालांकि यहाँ पर भी चुनौतियां हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैमिंग और सुरक्षात्मक प्रक्रियाएं ठीक करनी होंगी। और अगर भारत ऐसा कर पाता है तो भारत के ड्रोन तेज और दूर तक मार करने वाले बन सकते हैं, खासकर की LAC पर। तो फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको किसी सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।